बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लोग अब पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? सिर्फ मुसलमान को ज़ेक पहुँचाने के लिए कट्टर और इंतहा पसंद हिंदुओं की कई तंजीमें सरगर्मे अमल हैं। वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये लोग अपनी ही ज़ात से मुखलिस नहीं तो दूसरों को क्या समझेंगे? ये तो खुद ऊंच नीच में बटे हुए हैं। ऊंची ज़ात के हिंदू निचली जात के हिंदुओं पर आए दिन हमले करते रहते हैं और जब निचली जात के हिंदुओं को मौका मिलता है तो वो ऊंची जात के हिंदुओं के 10-20 बंदे मार डालते हैं। रूपमती एक राजकुमारी है, राजपाट नहीं रहा तो क्या हुआ? इसे सरकारी तौर पर तो ये एजाज हासिल है, मुआशरे में इसका एक मुकाम है, एक रुतबा है। यहाँ तो स्कूल या कॉलेज में कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से दोस्ती कर ले तो खून की नदियां बह जाती हैं। और जब लोगों को ये पता चलेगा कि एक मुसलमान मर्द राजकुमारी रूपमती के साथ इसकी हवेली में रह रहा है तो यहाँ तो क़यामत आ जाएगी। यहाँ के राजवाड़े ये भूल जाएंगे कि वो अपनी अयाशी के लिए दूसरी जातों और अपने सी निचली जात की औरतों को तो अपने बिस्तर की जीनत बनाते हैं, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि एक हिंदू औरत किसी मुसलमान के साथ इसी तरह रहे। वो तुम्हें भी कत्ल कर देंगे और रूपमती के भी टुकड़े कर डालेंगे। हैरत है, मैंने इसके खामोश होने पर कहा, एक हिंदू औरत के मुंह से अपने ही धर्म के खिलाफ ऐसी बातें, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की, डॉक्टर राधा ने जवाब दिया। मैं तो इन जुनूनियों की बात कर रही हूँ जो धर्म का नाम लेकर धर्म को नष्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग तो हर धर्म में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में पंडितों और पुजारियों ने तासब और नफरत फैला रखी है और तुम्हारे दीन में ये काम तंग नजर मुतासब और फिरका परस्त मुल्ला अंजाम दे रहे हैं। मेरे पास डॉक्टर राधा की इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसने गलत भी नहीं कहा था। हिंदू पंडितों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जान चुका था। सबसे बड़ी मिसाल तो बैंकॉक का स्वामी रघुनाथ था, जिसने धर्म के नाम पर अयाशी का बहुत बड़ा अड्डा कायम कर रखा था। कौन से जुराइम थे जो वहाँ नहीं होते थे, और वो बदबख्त बिल आखिर मेरे ही हाथों अंजाम को पहुँचा था। धर्म को नष्ट करने या पवित्र कर बनाने की इस बहस से कतई नजर सूरत हाल मेरे लिए खासी गंभीर और मुश्किल थी। जानकी काली के मंदिर में थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। इसने पंडित मुरलीधर को देख लिया था, वो इसकी निगरानी कर रही थी। मुझे अंदेशा था कि वो खुद मुरलीधर की नजरों में ना आ गई हो। जो लोग बेदर्दी से एक इंसानी जान पत्थर की मूरत के कदमों में मौत के घाट उतार सकते हैं, इनसे किसी रहम दिली की क्या तवक्को की जा सकती थी। डॉक्टर राधा ने अगरचे इस वाक़े के बारे में पुलिस को इतला न देने का इंदिया दिया था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि पुलिस इस वाक़े से बेखबर रहे। दरमेश को सीने में गोली लगी थी, मैंने खुद इसे गिरते हुए देखा था। तेज सिंह वगैरह इसे उठाकर ले गए थे। हो सकता है कि वो इस वक्त तक मरा ना हो, लेकिन अगर वो मर गया होगा तो तेज सिंह अपने मुन्ना के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेगा। वो अगरचे रूपमती को भी उठाकर ले गए थे, लेकिन इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि पुलिस को खबर कर देंगे। क्या सोच रहे हो? डॉक्टर राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। अगर तेज सिंह ने पुलिस को इतला दे दी तो मैंने कहा, वो ऐसा नहीं करेंगे, राधा ने जवाब दिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि आधी रात के बाद उन्होंने खुद यहाँ हमला किया था, और फिर दूसरी बात यह कि मामला एक कत्ल है और रूपमती भी गायब है। पिछली बार पुलिस ने घूस खाकर इनकी हिमायत कर दी थी, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। रूपमती कोई गिरी पड़ी औरत तो नहीं है कि नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यहाँ के राजवाड़े इन पुलिस अफसरों की खाल खींच लेंगे जो इस मामले में तेज सिंह की हिमायत करेंगे। तेज सिंह भी इस बात को समझता होगा। अगर इसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो पहले धर लिया जाएगा। वैसे वो खामोश होकर दीवार गिर घड़ी की तरफ देखने लगी। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये वाकया कब पेश आया था? 1:30 और 2 बजे के बीच, मैंने पहलू बदलते हुए जवाब दिया। कुर्सी अगरचे आरामदेह थी, मगर जिस्म की चोटों की वजह से मैं काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। इसका मतलब है तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। राधा ने कहा, अगर उन्होंने इतला दी होती तो पुलिस अब तक यहाँ पहुँच चुकी होती। और फिर ठीक इसी वक्त हवेली का फाटक दड़दड़ाने की आवाज सुनाई दी। फाटक दड़दड़ाए जाने के इस अंदाज में जारहियत नुमाया थी। कोई आम आदमी इस तरह दस्तक नहीं दे सकता था। हम तीनों ने मानी खेज अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। मैं एक झटके से उठ गया और इधर उधर देखने लगा। मेज के पाए के करीब अंदर की तरफ पिस्तौल पड़ा हुआ देखकर मैं जल्दी से आगे लपका और पिस्तौल उठा लिया। ये वही पिस्तौल था जिससे रूपमती ने दरमेश को गोली मारी थी। मैं चंद लम्हे पिस्तौल को उलट पर पलट कर देखता रहा,
फिर मुंदरी को इशारा किया, तुम जाकर गेट खोलो, अगर पुलिस या कोई और हो तो इसे नीचे ही रोकने की कोशिश करना, मैं इस दौरान में देखूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। मुंदरी उठकर तेजी से बाहर निकल गई। डॉक्टर राधा ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गई। मैं टेरेस वाले दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने वो पर्दा बराबर किया और एक कोना जरा सा सरका कर बाहर झांकने लगा। यहाँ से हवेली का फाटक साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर राधा भी पर्दे के दूसरी तरफ का कोना सरका कर बाहर देख रही थी। इसके चेहरे पर खौफ के तासरात नुमायां थे। इसने मेरे सामने बैठकर बड़ी बड़ी बातें की थी, पंडितों और पुजारियों को बुरा भला कहा था, पुलिस पर दशनाम त्राजियां की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई शख्स ख्वाह कितना ही बड़ा और निडर क्यों ना हो, पुलिस के नाम से बिदक जाता है। पुलिस हर मुल्क की एक जैसी ही होती है। एक मामूली सा कांस्टेबल भी बड़े से बड़े आदमी को सड़क पर नंगा कर सकता है, और डॉक्टर राधा तो एक आम सी औरत थी। इसके ख्यालात जैसे बहुत सीधे साधे थे। वो निजी महफिलों में बैठकर तो बेबाकी से अपने इन ख्यालात का इजहार कर सकती थी, लेकिन पुलिस का सामना करना शायद इसके बस की बात नहीं थी। चंद सेकंड बाद ही मुंदरी पोर्च से निकलकर फाटक की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। फाटक के करीब पहुंचकर इसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और जैली दरवाजा खोल दिया, और अंदर दाखिल होने वाले को देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो जानकी थी। ये कौन है? डॉक्टर राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। जानकी, मैंने जवाब दिया। ओह, तो ये है जानकी। राधा बोली, रूपमती ने इसकी बहुत तारीफ की थी, ये तो इससे भी कहीं ज्यादा हसीन है। जानकी की तारीफ सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मैंने पर्दा पूरी तरह हटा दिया और बाहर देखने लगा। सूरज तलु हो चुका था। वो तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। मुंदरी भी इसके साथ थी और शायद वो तेज लहजे में इसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों पोर्च के नीचे मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं भी अपनी जगह से हट गया और कमरे का दूसरा दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर राधा भी कमरे के वस्त में खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी। 1 मिनट बाद जानकी अंदर दाखिल हुई। कमरे की हालत देखकर वो दरवाजे ही में रुक गई और फिर मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ लपकी। ओह, ये सब क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? रूपमती कहाँ है? इसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। बैठ जाओ, आराम से बात करेंगे। जानकी एक कुर्सी पर बैठ गई। वो उलझी हुई नजरों से डॉक्टर राधा की तरफ देख रही थी और मैं इसकी तरफ। इसके बाल किसी हद तक बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और चेहरा सुता हुआ था। साड़ी भी मसली हुई थी। मुंदरी, डॉक्टर राधा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम सब के लिए चाय या कॉफी बना लाओ ताकि हम कोई ढंग की बात सोच सकें। इस वक्त तो जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। मुंदरी बाहर चली गई। मैंने डॉक्टर राधा और जानकी का तारुफ कराया। जानकी भी डॉक्टर है, मैंने कहा। इसकी सारी जिंदगी थाईलैंड में गुजरी है। हिंदुस्तान में भी इसके खानदान के कुछ लोग हैं, लेकिन यहाँ आकर हम अजीबोगरीब हालात में उलझ कर रह गए हैं। किसी से राब्ता करने का मौका नहीं मिल सका। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करती रहीं। फिर जानकी मेरे करीब आ गई और मेरी चोटों का जायजा लेने लगी। इसने मेरा कुर्ता उठाकर मेरी पुश्त पर भी चोटों का जायजा लिया। राधा से इस सिलसिले में तबादला ख्याल करने लगी। तुम्हारा ये दोस्त बहुत बाहिम्मत आदमी है, डॉक्टर राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर किसी और की इतनी पिटाई हुई होती तो हफ्ता 10 दिन तक बिस्तर से उठने का नाम न लेता, लेकिन देखो कितने मजे से टहल रहा है। इतने में मुंदरी चाय बनाकर ले आई। अब क्या किया जाए? डॉक्टर राधा ने चाय की चुस्की लेते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। रूपमती के बारे में कैसे मालूम किया जाए? तेज सिंह के 1-2 ठिकाने मेरे इल्म में हैं। रूपमती ही ने बताया था, मैंने जवाब दिया। सबसे पहले तुम इन ठिकानों पर मालूम किया जाए या फिर मेरे जहन में एक और तरकीब है? वो क्या? डॉक्टर राधा ने पूछा। मैं और जानकी यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और मंदिर की तरफ से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी जाए। मुंदरी पुलिस को ये बताएगी कि वो राम सिंह के साथ काली के मंदिर गई थी। सुबह वापस आई, कमरा इस हालत में मिला और रूपमती गायब थी। इस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी, डॉक्टर राधा ने जवाब दिया, और फिर बहुत से लोग लपेट में आ जाएंगे। पुलिस तुम दोनों को भी तलाश करेगी। तुम यहाँ की पुलिस को नहीं जानते। यहाँ छटे हुए गुंडे और बदमाश पुलिस में भर्ती किए जाते हैं। निहायत सफाक और बेरहम तशद्दुद के ऐसे ऐसे तरीके जानते हैं कि पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर तुम दोनों एक बार पुलिस के चक्कर में फंस गए तो जिंदगी भर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकोगे, और मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं फंसना चाहती। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हमें अपने तौर पर इन्हें तलाश करना चाहिए, राधा ने जवाब दिया। हम दोनों तो इस शहर में अजनबी हैं। अगर तुम इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सको तो, मैंने कहा। मैं ठाकर बानुत सिंह से बात करती हूँ, डॉक्टर राधा ने
कहा, वो मेरा और रूपमती का दोस्त है, काबिल एतमाद भी है, इन दोनों भाइयों को भी अच्छी तरह जानता है, हो सकता है वो इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सके, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने पूछा। हाँ, डॉक्टर राधा ने इस्बात में सर हिलाया। वो इन चंद लोगों में से है जो रूपमती से वाकई मुखलिस हैं। ठाकर बानोत सिंह भी रूपमती को समझाता रहता था, लेकिन फिर बिल्कुल अलग हो गया और रूपमती से मिलना भी छोड़ दिया। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद पर आमादा हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम नीचे चलते हैं, तुम फोन पर इससे बात करो। हम रूपमती वाले कमरे से निकल आए। इस कमरे को फिलहाल ऐसे ही रहना दिया गया था। नीचे आते हुए डॉक्टर राधा मुझे ठाकर बानोत सिंह के बारे में बताती रही। इसके मुताबिक बानोत सिंह की उम्र 35 के लगभग रही होगी। वो दरअसल रूपमती के शौहर का बचपन का दोस्त था। इसके देहांत के बाद जब इसने रूपमती को गलत रास्ते पर चलते देखा तो इसे समझाने की कोशिश करता रहा। इसने रूपमती को शादी की पेशकश भी की थी, वो इसे अपनाने को तैयार था, मगर रूपमती ने इनकार कर दिया। बानोत सिंह इसके बाद भी इसे समझाने की कोशिश करता रहा और बिल आखिर जब वो समझ गया कि अब वो सीधी राह पर आने वाली नहीं तो बानोत सिंह ने इसे मिलना ही छोड़ दिया। लेकिन वो रूपमती की हालत पर कुड़ता रहता था। वो अक्सर डॉक्टर राधा से मिलता और रूपमती के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करता रहता। डॉक्टर राधा नीचे आकर हाल में इस तरफ चली गई जहां मेज पर टेलीफोन रखा हुआ था। मैं जानकी के साथ अपने कमरे में आ गया। हाँ, अब बताओ। मैंने बेड पर नीमदराज होते हुए जानकी की तरफ देखा जो एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। तुमने कारी के मंदिर में मुरलीधर को देखा था, क्या दारा भी है? नहीं, जानकी ने मेरी बात काट दी। दारा के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने सिर्फ मुरलीधर को देखा था और मुंदरी को यहाँ दौड़ा दिया था। मेरा ख्याल था कि तुम आ जाओगे तो हम इसे घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुंदरी यहाँ आकर फंस गई। मुंदरी ने दीवान सिंह को वापस भेज दिया था ताकि तुम्हें ले आए, वो भी अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कहा, दीवान सिंह मुझे वहाँ तलाश कर भी नहीं सकता था। जानकी ने जवाब दिया, 4 बजे के करीब पंडित मुरलीधर काली के मंदिर से निकल गया था और मैं भी इसके ताक़ब में चल पड़ी थी। तो क्या वो इस वक्त काली के मंदिर में नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, जानकी ने जवाब दिया, वो इस वक्त न्यू गेट और चौड़ा रास्ता वाले चौराहे के करीब वाकया एक मंदिर में है। मैं इस ख्याल से इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही कि शायद वो वहाँ से कहीं और जाएगा, लेकिन एक पुजारी से पता चल गया कि वो कई हफ्तों से इसी मंदिर में रह रहा है। ये मालूम होने के बाद मैं फौरन ही वहाँ से चल पड़ी और यहाँ की सूरत हाल देखकर तो मेरे हवास उड़ गए। ये सब कुछ कैसे हुआ? मेरा ख्याल है कि तेज सिंह वगैरह मौका की ताक में थे। मैंने जवाब दिया और इसे तफसील बताने लगा, लेकिन सोमराज और शराब का किस्सा गोल कर गया। इसका मतलब है कि हमें जल्द ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, बसूरत दीगर रूपमती की जान को खतरा भी हो सकता है। जानकी ने कहा, डॉक्टर राधा ने अपने एक दोस्त को बुलाया है, इसके आने के बाद ही देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। मैंने जवाब दिया, हम अभी बातें कर रहे थे कि मुंदरी दरवाजे में नमोदार हुई। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम लोग बड़े कमरे में आ जाओ। इसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा और वापस चली गई। तुम्हारी अब क्या हालत है? लगता है उन्होंने ठीक ठाक मार लगाई थी। जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अपनी गलती से इनके हथे चढ़ गया था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं हवास में रहता तो ये सूरत हाल ना होती। क्या मतलब? जानकी ने मुझे घूरा, तुम्हारे हवास घास चरने चले गए थे क्या? वो लोग अचानक ही कमरे में घुस आए थे। मैंने बात बनाते हुए कहा, ऐसी सूरत में हवास पर काबू रखना मुश्किल ही होता है। जानकी चंद लम्हे घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर बाथरूम में घुस गई और मैं हाल में आ गया। डॉक्टर राधा टेलीफोन वाली मेज के करीब ही एक सोफे पर बैठी हुई थी और मुंदरी किचन में थी। वैसे मुंदरी की हकीकत पसंदी मुझे पसंद आई थी, सूरत हाल कैसी भी रही हो। इसने खाने पीने का हमेशा ख्याल रखा था। किसी परेशानी में खाली पेट रहने से परेशानी बढ़ जाती है और मुंदरी इस हकीकत से वाकिफ थी कि खाली पेट रहने से कोई मसला हल नहीं होता। चंद मिनट बाद जानकी भी वहाँ आ गई। नहाने और कपड़े बदल लेने से वो ताजा दम लग रही थी, लेकिन रात भर जागने की वजह से इसकी आंखों में सुर्खी बरकरार थी। हम नाश्ता कर ही रहे थे कि दीवान सिंह भी पहुंच गया। सूरत से वो खासा परेशान लग रहा था, लेकिन जानकी को देखकर इसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई। हमने इसे भी अपने साथ नाश्ते की मेज पर बिठा लिया। डॉक्टर राधा का दोस्त ठाकर बानोत सिंह 10 बजे के करीब वहाँ पहुंचा था। वो एक खूबरू और भरपूर जवान आदमी था, पुरवकार शख्सियत का मालिक। तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात कुछ और थे। वो तारफ होने के बाद मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं यही समझा था कि तुम भी ऐसे ही लोगों में से हो जो बहती गंगा में हाथ धोने का फन जानते हैं, लेकिन एक रात पता चला कि तुमने रूपमती को शराब नोशी पर सरदनश की
की थी और इसे घसीटते हुए होटल से ले आए थे। ऐसी हरकत तो कोई ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसे वाकई इससे हमदर्दी हो। इस वाक्य के बाद मुझे तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात बदलने पड़े थे। अब सबसे अहम मसला ये है कि रूपमती को कैसे तलाश किया जाए। मैंने कहा, वक्त गुजरने के साथ साथ इसके लिए खतरा भी बढ़ता जाएगा, आज ही पता चला लिया जाएगा। ठाकर बानोद सिंह ने कहा, वो गंदी नाली के कीड़े अगर अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे हैं तो ये इनकी भूल है। नाजायज तरीके पर दौलत जमा कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान की जात और फितरत भी बदल गई है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, गलती इसमें रूपमती ही की है। इसने अपने आप को इतना गिरा लिया कि थर्ड रेट गुंडे भी उम्मीदें लगाए बैठे थे। बहरहाल मैं आज ही इनका सुराग लगा लूंगा, वो इस शहर में हो या कहीं और, बचकर नहीं जा सकेंगे। हम लोग बातें करते हुए ऊपर आ गए। कमरे के बिखरे हुए सामान का जायजा लेते हुए मेरी नजर कालीन पर एक तरफ पड़े हुए चांदी के एक तावीज पर पड़ गई। मैंने झुककर वो तावीज उठा लिया। इसमें स्याह रंग की डोरी थी जो टूट जाने से तावीज तेज सिंह या दरमेश के गले से गिर गया था। मैंने इन दोनों को ये ऐसे तावीज पहने हुए देखा था और जाहिर है ये इन्हीं में से किसी एक का हो सकता था। तकरीबन 1 घंटे बाद ठाकर बानोद सिंह चला गया। इसने वादा किया था कि वो फौरन ही अपने आदमियों को इनकी तलाश पर लगा देगा। डॉक्टर राधा भी चली गई। हम सब मिलकर कमरे की हालत दुरुस्त करने लगे। हम पर हमला होने से पहले नीचे वाले कमरे की खिड़की का शीशा टूटने और गालबंद तेज सिंह की आवाज सुनकर ही रूपमती ने अपना पिस्तौल तलाश करना शुरू किया था, लेकिन वो इस कदर बदहवास हो रही थी कि इसने ड्रेसिंग टेबल और अलमारी का सारा सामान निकालकर फेंक दिया था। इसे याद नहीं आ रहा था कि पिस्तौल इसने कहाँ रखा था, लेकिन बहरहाल आखिरी लम्हात में पिस्तौल इसके हाथ आ गया था और इसने दरमेश को गोली मार दी थी। अगर ये पिस्तौल पहले ही इसके हाथ में आ चुका होता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मुझे भी अपने आप पर नदामत थी, मैं किस कदर आसानी से इन लोगों से मार खा गया था, लेकिन शायद इसमें मेरा भी कसूर नहीं था। गलती तो रूपमती की थी जिसने अपने होश मिटाने के लिए मुझे शरबत में सोम रस जैसी चीज पिला दी थी। अगर मैं अपने होशो हवास में होता तो तेज सिंह वगैरह रूपमती को ले जाने में कभी भी कामयाब न हो पाते। मुझे रूपमती की जहनीत पर भी अफसोस हो रहा था। मुझे ठाकर बानोद सिंह और डॉक्टर राधा की इस बात से इत्तेफाक करना पड़ा कि वो बुराई के रास्ते पर इतना आगे निकल चुकी थी कि इसकी वापसी नामुमकिन हो गई थी। अब ये बात भी तयशुदा थी कि तेज सिंह ने पुलिस इस वाक़े की इतला नहीं दी थी। वो सूरत हाल की नजाकत और संगीनी से वाकिफ था। खुद इसके फंस जाने का भी एहतमाल था, इसलिए वो पुलिस से दूर ही रहा था। रूपमती इसके कब्जे में थी और वो अपना इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर सकता था और मुझे रूपमती के बारे में तशवीश थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तशवीश भी बढ़ती जा रही थी। इस शाम मैं और जानकी इस मंदिर का जायजा लेने के लिए रवाना हो गए। रूपमती की तलाश अगरचे सबसे ज्यादा अहम थी, मगर मैंने सोचा कि इस दौरान में मुरलीधर के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल कर ली जाए। दीवान सिंह कार चला रहा था, मैं और जानकी पिछली सीट पर बैठे हुए थे। आज दोपहर के बाद तारा सिंह भी वापस आ गया। सूरत हाल जानकर वो भी परेशान हो गया था। इसे हवेली में मुंदरी के पास छोड़ दिया गया था। शराड़ कार आदर्श नगर से निकलकर गोविंद मार्ग वाली सड़क पर होती हुई आगरा मार्ग पर बाएं तरफ मुड़ गई। ये मिर्जा इस्माइल रोड थी। बहुत कुशादा सड़क थी। शहर के तमाम अहम बाजार और बाज़ सरकारी दफातर इस सड़क के आसपास थे। मॉडर्न आर्ट गैलरी, राजस्थान गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट एम्पोजियम, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम और जर्नल पोस्ट ऑफिस की खूबसूरत इमारतें भी इसी सड़क पर वाक़या थी। कार एक चौराहे पर दाएं तरफ मुड़ गई। अगले चौराहे सिंगानीर गेट और सामने शहर का मशहूर तरीन जौहरी बाजार था, मगर गाड़ी इस तरफ मुड़ने की बजाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत के सामने से होती हुई बंद गेट वाले चौराहे पर चौड़ा रास्ता की तरफ मुड़ गई। ये भी एक बारौनक बाजार था जो आगे जाकर तपोलिया बाजार से मिल जाता था। जानकी अब तक दीवान सिंह को रास्ता बताती जा रही थी। इसके कहने पर दीवान सिंह ने कार एक कशादा गली में रोक ली। हमें वापसी में शायद थोड़ी देर हो जाए, तुम यहीं रोककर हमारा इंतजार करना, जानकी ने दीवान सिंह से कहा और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मैं भी नीचे उतर आया। शाम का वक्त था। बाजार में गहमा गहमी थी और रोशनियां जगमगा रही थी। चंद गाज आगे जाने के बाद जानकी बाएं तरफ एक कशादा गली में मुड़ गई। यही गली आगे जाकर किशन पोल बाजार से मिल जाती थी, लेकिन हमें इस गली में ज्यादा नहीं चलना पड़ा। दाएं तरफ एक बहुत बड़ा गणेश मंदिर था। 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इमारत का वसीओ अरीज बरामदा था। लातादाद सुतून थे जिन्होंने बरामदे की छत को सहारा दे रखा था। सीढ़ियों के ऐन सामने वाले 2 सुतून
सतूनों गणेश देवता की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां कनिंदा थी। वैसे हर सतून पर छोटी बड़ी मूर्तियां कनिंदा थी। यह स्याह मार्बल के फर्श वाले बरामदे में बहुत से लोग बैठे हुए थे। मंदिर का असल हाल सामने ही था, जहाँ गणेश देवता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। मंदिर में आने वाले लोग छत पर लगी हुई घंटियां बजाते, मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, कोई चीज भेंट चढ़ाते और एक तरफ हट जाते। पंडित मुरलीधर को मैंने सुबह इस राहदारी में जाते हुए देखा था। जानकी ने सरगोशी करते हुए आंख से एक तरफ इशारा किया। कई पुजारी यहाँ घूम रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें किसी से इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। ठीक कहती हो। इस तरह अगर हम सारा दिन भी यहाँ खड़े रहें तो शायद वो हमारी नजरों में ना आ सके। चलो इस पंडित से पूछते हैं, वो इसी तरफ आ रहा है। मैंने एक पंडित की तरफ इशारा किया। इसने पीले रंग की एक चादर साड़ी की तरह अपने जिस्म पर लपेट रखी थी, तोंद मटके की तरह आगे को निकली हुई थी। मुजर्रब चेहरा, फूले हुए गाल और सुर्ख आंखें और गले में रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं नजर आ रही थी। सर गंजा और चौड़ी पेशानी पर कशका में मैं इस पुजारी की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि बाएं तरफ से आने वाले एक आदमी को देखकर ठिठक गया। दूसरे ही लम्हे मैंने जानकी का हाथ पकड़ा और इसे खींचता हुआ एक सतून के पीछे ले गया। क्या हुआ? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। वो इस तरह खींचे जाने पर बदहवास हो गई थी। वो इस आदमी को देख रही हो? वो सफेद धोती कुर्ते वाला, वो जो मूर्ति की तरफ जा रहा है। मैंने सतून की आड़ से इशारा किया। ये तेज सिंह का साथी है। कल रात रूपमती के कमरे में दाखिल होते ही इसने खंजर से मुझ पर हमला किया था। ओह! जानकी चौंक गई। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मेरा मतलब है, इतनी संगीन वारदात के बाद वो इस तरह दीदा दिलेरी का मुजाहरा किस तरह कर सकते हैं कि मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। मैंने इसकी बात काट दी। कल रात ये लोग शायद मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। इन्हें तो तवक्को भी नहीं होगी कि मैं इस तरह घूम फिर रहा होऊंगा। तुम ऐसा करो। मैंने खामोश होकर इधर उधर देखा और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम टहलती हुई इसके करीब चली जाओ। इसे जाल में फंसाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तुम इसे लेकर इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। जानकी मेरा मतलब समझ गई। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। मैंने सतून की आड़ से झांक कर देखा। वो शख्स खासा कद, आवर और जसीम था। मुझे लगा जैसे इसका तल्लक भी पहलवानों के किसी खानदान से था। मखसूस अंदाज में बंधी हुई सफेद धोती, उजला सफेद कुर्ता और माथे पर टीका। वो बहुत भला मानस और शरीफ आदमी लग रहा था। इसके एक हाथ में पेपर प्लेट थी जिसमें नारियल, फूल, मिठाइयाँ और ऐसी ही चीजें रखी हुई थी। इस किस्म की तैयार थालियां बाहर दुकानों पर मिलती थी। इसने थाली गणेश देवता के चरणों पर रख दी और कुर्ते के नीचे हाथ डालकर चंद नोट निकाले। चंद कदम दूर खड़ा हुआ एक पुजारी फौरन करीब आ गया और इसके हाथ से नोट लेकर अपनी चादर के अंदर किसी जेब में डाल लिए और मूर्ति के सामने रखी हुई इसकी थाली में से मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर इसकी हथेली पर रख दिया। ये प्रसाद था। ठीक इसी वक्त जानकी भी वहां पहुंच गई। पंडित ने इसे भी प्रसाद दिया। जानकी ने मिठाई का टुकड़ा मुंह में रख लिया और फौरन ही इस शख्स की तरफ मतवज्जो हो गई। मैं सतून की आड़ से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ दाएं तरफ इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसके बारे में जानकी को हदायत की थी। वो दरवाजा भी काफी कुशादा था और इस तरफ से भी लोगों को आमदोरफ्त जारी थी। मैं इस दरवाजे से निकलकर साइड स्ट्रीट में आ गया। ये गली ज्यादा कुशादा नहीं थी। मंदिर के दरवाजे पर एक बल्ब जल रहा था। इस गली में रिहायशी मकान थे। मकानों के सामने मध्यम रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। दाएं तरफ ये गली दूर तक चली गई थी, जबकि बाएं तरफ तकरीबन 20 गज आगे जाकर इस कुशादा गली से मिल जाती थी जिस तरफ मंदिर का मरकजी दरवाजा और बरामदा था। मैं दरवाजे से जरा हटकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां रोशनी ज्यादा नहीं थी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 5 मिनट बाद जानकी इस आदमी के साथ मंदिर के दरवाजे से बाहर निकली। मैं रुख फेर कर खड़ा हो गया। सिर्फ 1 मिनट बाद वो दोनों मेरे करीब से गुजरे। इस शख्स ने एक हाथ जानकी की कमर में हमायल कर रखा था। कुशादा गली वाले मोड़ पर आकर वो दोनों रुक गए। इस तरफ इस शख्स ने जानकी से कहा, इधर मेरी गाड़ी खड़ी है। नहीं मिस्टर, इस तरफ हमारी गाड़ी इधर खड़ी है। मैंने इस शख्स के बराबर पहुंचकर कहा। वो शख्स इस मुदाखलत पर बेजा उछल पड़ा। इसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा तो इसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। इसने जानकी की कमर से हाथ हटा लिया। नहीं, तुम कोई हरकत नहीं करोगे। मेरे हलक से गुराहट निकली और इसके साथ ही मैंने पिस्तौल की नाल इसके पहलू से लगा दी। अगर तुमने मुंह से आवाज भी निकाली तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। खामोशी से चलते रहो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले चल रहे थे। अपना हाथ इसकी कमर पर लपेट दो। शाबाश। इसने मेरे हुक्म की तामील में जरा भी कोताही नहीं की। इसने अपना बायां हाथ पहले की तरह जानकी की कमर के गिर्द हमायल कर दिया। वो हमारे दरमियान
दरमियान चलता रहा। पहले तो वो जानकी को न जाने कैसे कैसे सब्ज बाग दिखा रहा था, लेकिन अब इस तरह खामोश था जैसे जुबान गंग हो गई हो। हम बाजार की तरफ जाने की बजाय बीच की एक तंग सी गली में दाखिल हो गए। यहाँ इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैंने इसके पहलू पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया ताकि वो मौका से फायदा उठाने की कोशिश न करे। दूसरी कशादा गली में निकलकर मैंने इधर उधर देखा। हमारी शराड बाएं तरफ तकरीबन 10 गज के फासले पर खड़ी थी। दीवान सिंह का एक बंद दुकान के थड़े पर एक और आदमी के साथ बातें कर रहा था। वैसे इस कशादा गली में ज्यादातर दुकानें थी और खासी रौनक थी। दीवान सिंह हमें देखते ही अपनी जगह से उठ गया। मैं इस शख्स के साथ बिल्कुल जुड़कर चल रहा था ताकि कोई राहगीर मेरे हाथ में पिस्तौल न देख ले। कार के करीब पहुंचकर जानकी से घूमकर दूसरी तरफ चली गई। कार के दरवाजे लॉक नहीं थे। जानकी दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुकी थी। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर इस शख्स को अंदर धकेला और खुद भी इसके साथ बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। दीवान सिंह ने अपनी सीट पर बैठते हुए एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा था और फिर इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। जानकी ने अक्लमंदी की। इसने बैठते ही इस शख्स की तलाशी भी ले डाली और इसकी धोती के बंद के बाल में पिस्तौल से निकाल लिया। दीवान सिंह, मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, मुख्तसर और रफ्तार तेज मगर एहतियात से, हादसा नहीं होना चाहिए। दीवान सिंह ने सर हिला दिया। कार वापसी का रास्ता इख्तियार करने की बजाय तपोलिया बाजार की तरफ निकल गई। सूरज पोल गेट से चांद पोल बाजार तक सड़क बहुत कशादा थी। इस पूरी सड़कों को नामों से कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। सड़क की तरफ कशादा सर्विस रोड्स और इनके साथ बड़ी बड़ी कई जैली गलियां और बाजार थे। कार सूरज पोल गेट से काफी आगे निकलकर दाएं तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करके आगरा मार्ग से होती हुई गोविंद मार्ग की तरफ निकल आई और फिर आदर्श नगर में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। पोर्च में कार से उतरते हुए इस शख्स की टांगे हौले हौले कांप रही थी। वो सूरज भान सिंह था। वो तेज सिंह का दोस्त भी था और इसका शागिर्द भी। चंद रोज पहले वो तेज सिंह से पहलवानी के दाव सीखा करता था, लेकिन रूपमती की नौकरी के बाद इन दोनों भाइयों ने अखाड़ा बंद कर दिया था। सूरज भान सिंह ने शहर के एक पसमानदा इलाके में अखाड़ा खोल लिया। कोशिश के बावजूद इसके शागिर्दों की तादाद 4 से ऊपर नहीं जा सकी थी। इस इलाके में वो इनके बजाय दादा के नाम से मशहूर हो गया। डील डोल की वजह से इस इलाके के थर्ड रेट गुंडे बदमाश और उठाई गिरे इसे दादा मानकर इसके जुर्मट में जमा होने लगे। इस तरह सूरज भान सिंह का बदमाशी का अड्डा बन गया। सूरज भान सिंह ने अपने इर्द गिर्द जमा होने वालों से इस तरह फायदा उठाया कि इसने इलाके के दुकानदारों, ठेले वालों और ख्वांचा फरोशों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। इस इलाके से गुजरने वाले रक्शे और टैक्सियों से भी गुंडा टैक्स वसूल किया जाने लगा। सूरज भान सिंह ने अपने इस गिरोह को रक्षा मंडल का नाम दिया था। जो दुकानदार भत्ता देने से इनकार कर देता, तोड़ फोड़ से इसकी दुकान को तहस नहस कर दिया जाता। इसलिए हर दुकानदार तयशुदा रकम हर महीने इसकी झोली में डाल देता। पुलिस सूरज भान सिंह की इन सरगर्मियों से आगाह थी, लेकिन इलाके के इंस्पेक्टर को भी इसकी तरफ से बाकायदगी से भत्ता मिल रहा था। इसलिए पुलिस ने इसकी तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। सिर्फ इस एक इलाके पर क्या मुनहसर पूरे शहर में ये सिलसिला चल रहा था। सूरज भान सिंह के कहने के मुताबिक एक हफ्ता पहले तेज सिंह ने इसे बुलाकर रूपमती के अगवा का प्रोग्राम बनाया था। वो इससे अपनी तौहीन का इंतकाम लेना चाहता था। मुझे तेज सिंह ने 50,000 की पेशकश की थी। सूरज भान सिंह कह रहा था पुतली दरवाजे के दादा लाला रंजीत को भी इसने अपने साथ मिला लिया था। कल रात हमारे साथ वही था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा एक आदमी एक हफ्ते से हवेली की निगरानी कर रहा था और कल रात इसने इतला दी कि मैदान साफ है, तो हमने हल्ला बोल दिया। मुझे वहाँ मुकाबले की ज्यादा तवक्को नहीं थी। तेज सिंह ने तुम्हारे बारे में बताया था 2-4 हाथ से ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लेकिन वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ निकली। वो एक बार फिर खामोश होकर खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा, फिर बोला, रूपमती ने दरमेश को गोली मारी तो तेज सिंह ने इसकी कनपटी पर एक हाथ मारकर इसे बेहोश कर दिया और हम तीनों तुम पर पल पड़े और फिर तुम्हें मुर्दा समझकर छोड़ गए। बाद में तेज सिंह ने यह भी कहा था कि अगर तुम जिंदा बच भी गए तो वहाँ रुकने या पुलिस के पास जाने की बजाय भागने की कोशिश करोगे। तुमसे इसकी ज्यादा दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो रूपमती से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से इसे इस कदर जिल्लत उठानी पड़ी थी। दरमेश जिंदा है क्या? सुबह तक तो जिंदा था। इसने मेरी बात काट दी। तेज सिंह ने रात के पिछले पहर ही एक डॉक्टर को बुला लिया था। जिस
पुलिस ने इसके सीने के जख्म से गोली निकाल दी थी, लेकिन मेरा ख्याल है इसके बचने का ज्यादा चांस नहीं है। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। बहरहाल मैं तेज सिंह से अपनी रकम लेकर सुबह 10 बजे के करीब वहां से आ गया था। इसके बाद का मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन तुम वो वहशतज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मेरा तो ख्याल था कि अगर तुम बच भी गए तो कई हफ्तों तक अस्पताल के बिस्तर से नहीं उठ सकोगे, लेकिन तुम्हें तेज सिंह ने यह नहीं बताया था कि वो दोनों भाई 2 मरतबा गधों की तरह मुझसे पिट चुके हैं। मैंने कहा, बहरहाल वो लोग इस वक्त कहाँ हैं और रूपमती के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।